नमस्कार। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। देश के पूर्व पंतप्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने देश के संसद में 1999 को अपने सरकार के विश्वास मत के प्रस्ताव पर यह कहा था। तब उनकी सरकार एक वोट से विश्वास मत हारी थी। अब सुनने को या कहने को कितना अजब लगता है कि क्या सच में कोई सरकार एक वोट से विश्वास मत हारी होगी। आजकल तो सरकारें बनना, सरकारें बिगड़ना, पार्टियां बनना, पार्टियां बिगड़ना कॉमन सा हो गया है। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पावर। ऐसा ही पॉलिटिकल पावर गेम महाराष्ट्र की सियासत में महाविकास आघाड़ी सरकार का हुआ है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार, जिसका नेतृत्व शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे कर रहे थे, यह सरकार गिरती है और उनके ही पार्टी के नेता श्री एकनाथ शिंदे बगावत करते हुए बीजेपी के साथ नई सरकार बनाते हैं। वैसे तो 2014 से 2022 तक तोड़ मरोड़ कर बनाई हुई ये पहली सरकार नहीं है। अगर इसकी लिस्ट देखी जाए तो इसकी शुरुआत होती है 2016 से अरुणाचल प्रदेश से। 2016 में अरुणाचल प्रदेश, 2017 में मणिपुर, 17 में फिर से गोवा, 18 में मेघालय, 2019 में कर्नाटका, 2020 में मध्य प्रदेश और अभी अभी 2022 में महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र देश की 7वीं ऐसी सरकार है जो रूल्स, रेगुलेशन, लॉज को अनदेखा करके किसी पार्टी को तोड़ मरोड़ कर बनाई हुई हो। हैरत की बात यह है कि जो पार्टी कभी पॉलिटिकल इथिक्स की बात करती थी, वो आज कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व दिखती है। अगर आज हम देश के पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं तो कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर एथिक्स, इट इज ओनली फॉर अपॉर्चुनिटिस्ट। यह महाविकास आघाड़ी की सरकार बिगड़ी कैसे, यह जानने से पहले यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह सरकार बनी कैसे थी। वैसे तो 2014 में बीजेपी ने शिवसेना के साथ का 25 साल पुराना अलायंस तोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही 2019 में बीजेपी को लगता है कि वो अकेले बलबूते पर महाराष्ट्र में सत्ता हासिल नहीं कर सकेगी, तो 2019 में टूटा हुआ अलायंस फिर से बनाया जाता है और उसका फार्मूला रहता है 50-50% पावर शेयरिंग और उसमें 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद भी इन्वॉल्व रहता है। ये मुख्यमंत्री पद की बात उद्धव ठाकरे ने अपने कैडर के सामने सार्वजनिक तौर पर कही थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि तब कोई भाजपाई या कोई भाजपा का नेता इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता है। 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं। 288 सीट वाले विधानसभा में बीजेपी 105, शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस 44 और अन्य 29 सीट जीतते हैं। शिवसेना भाजपा के अलायंस को बहुमत मिल जाता है, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है। महाराष्ट्र विधानसभा की सिचुएशन त्रिशंकु हो जाती है। जैसे ही विधानसभा त्रिशंकु हो जाती है, शिवसेना की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और शिवसेना 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की बात को दोहरा देती है। बीजेपी को लगता है कि यह शिवसेना की प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि शिवसेना सत्ता में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी पा सके। इसके दौरान शिवसेना और बीजेपी के बीच काफी आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। शिवसेना 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद पर अड़ी रहती है और कहती है कि इलेक्शंस के पहले बीजेपी ने हमें यह वचन दिया था। अक्टूबर 2019 में बीजेपी शिवसेना को 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद देने से इनकार कर देती है और यहाँ से ही महाविकास आघाड़ी का निर्माण का कार्य चालू हो जाता है। उसके बाद शिवसेना का स्टेटमेंट आता है कि वो बीजेपी के सिवाय महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बना सकती है। 10 नवंबर 2019 को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नाते महाराष्ट्र के गवर्नर बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देते हैं, लेकिन बीजेपी उसको पर्याप्त संख्या बल न होने का कारण देते हुए टुकरा देती है। 11 नवंबर 2019 को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के नाते शिवसेना गवर्नर को सरकार बनाने के लिए 2 दिन का वक्त मांगती है, लेकिन गवर्नर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। 12 नवंबर 2019 को थर्ड लार्जेस्ट पार्टी को बिना पूछे महाराष्ट्र के गवर्नर महाराष्ट्र में प्रेसिडेंशियल रूल को लगा देते हैं। इसके बाद शिवसेना और बीजेपी में पॉलिटिकल बहस चालू ही रहती है। इसके दौरान शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अपना पावर शेयरिंग का फार्मूला तय कर लेती है। 22 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस संयुक्त पत्रकार परिषद में उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है। अब जैसा ही लगने लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, 23 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र की सियासत में एक यू टर्न आ जाता है। रात के अंधेरे में गवर्नर प्रेसिडेंशियल रूल को हटा देते हैं और किसी को बिना खबर लगते हुए भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को सीएम और एनसीपी के अजित पवार को डिप्टी सीएम की शपथ देते हैं।
सुबह आते आते पता चलता है कि एनसीपी के अजित पवार बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हुए। उसी दिन शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस गवर्नमेंट को इलीगल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाती है। इसके बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, अजित पवार और उनके साथ गए हुए विधायकों को वापस अपने खेमे में लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। 25 नवंबर 2019 को 3 पार्टियां मिलकर 162 एमएलए की परेड करवाती है। 26 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट दोनों साइड को सुनने के बाद फ्लोर टेस्ट के आदेश देती है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट्स आते हैं, देवेंद्र फडणवीस सीएम पद का इस्तीफा दे देते हैं और 28 नवंबर 2019 को शिवाजी पार्क पर शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ लेते हैं। यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने में अहम रोल अदा करते हैं शिवसेना के स्पोक्स पर्सन संजय राउत और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार। महाविकास आघाड़ी सरकार बना, लेकिन ये भाजपा को बहुत बड़ा झटका था। अगर पॉलिटिकली इकोनॉमिकली देखा जाए तो देश में महाराष्ट्र की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे महत्वपूर्ण राज्य की सत्ता हाथ से जाना भाजपा के नेतृत्व को काफी बड़ा झटका था और यहाँ से ही महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने का ऑपरेशन चालू हो जाता है। बीजेपी के नेताओं के स्टेटमेंट आना चालू हो जाता है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बीजेपी का प्लानिंग चालू हो जाता है। ठाकरे सरकार के खिलाफ उनके कुछ पूर्व सहयोगी जैसे नारायण राणे और अन्य भाजपा के नेताओं और कुछ अदर नेताओं को मैदान में उतारा जाता है, जैसे किरीट सोमया, गोपीचंद पडळकर, चित्रा वाघ, गुणरत्न सदावर्ते, राजश्री पाटिल, नवनीत राणा हो और कुछ नेताओं को मैदान में उतारा जाता है। उनको बीजेपी की तरफ से पावर दी जाती है और ये लोग ठाकरे सरकार के ऊपर कंटिन्यूअसली गंभीर आरोप लगाते हैं। ये 2-2.5 साल में देश में महाराष्ट्र में कोविड का संकट काफी गहरा था। उसके बीच महाराष्ट्र में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है, जैसे कि पालघर में साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या हो, सुशांत सिंह केस हो, पूजा चौहान केस हो, सचिन वाजे केस हो, अर्नव गोस्वामी केस हो, आर्यन खान केस हो, ऐसे अनगिनत मामले बीजेपी द्वारा उठाए जाते हैं और एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि महाविकास आघाड़ी का सरकार एक करप्ट सरकार है और शिवसेना ने सत्ता के लिए अपने हिंदुत्व विचारधारा को छोड़ दिया है। अब 2022 में हम इस इंसिडेंट को देखते हैं तो लगता है कि यह सारा प्लानिंग के तहत हो रहा था और यह सब एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा था। इस दौरान अर्नव गोस्वामी हो, कंगना रनावत हो या परमवीर सिंह हो, इनकी बातों को सुनकर लगता था कि कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बोल रहा हो। सचिन वाजे केस के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर एनआईए और ईडी की कार्रवाई हो जाती है। बाद में वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। पूजा चौहान केस के मामले में कैबिनेट मिनिस्टर संजय राठौड़ को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। कहते हैं ना, दोस्ती जितनी गहरी होती है, दुश्मनी उससे भी ज्यादा कड़वी होती है। बीजेपी और शिवसेना 25 साल एक दूसरे के पॉलिटिकल अलायंस में थे। इसके बावजूद महाविकास आघाड़ी का सरकार हर केस में मजबूती से डटकर सामना कर रहा था। अर्नव को गिरफ्तारी हो जाती है, कंगना रनौत के ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है। सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे को सीएम उद्धव ठाकरे को गाली देने के मामले में गिरफ्तारी हो जाती है। एनसीबी ने आर्यन खान केस को महाराष्ट्र में काफी उठाया, लेकिन नवाब मलिक जो महाविकास आघाड़ी में अल्पसंख्यक मिनिस्टर थे, उन्होंने समीर वानखेड़े जो एनसीबी के अधिकारी थे उनको एक्सपोज किया। बाद में उनको भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तार किया। इस 2.5 साल में बहुत सारे महाविकास आघाड़ी के नेताओं को ईडी के नोटिस आते हैं। कुछ नेताओं के ऊपर कार्रवाई भी होती है। इसमें शरद चंद्र पवार साहब के कुछ रिलेटिव्स हो, श्री संजय राउत हो या उनके कुछ रिलेटिव्स हो, लिस्ट काफी लंबी है। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इसमें कुछ आते हैं, जैसे कि अनिल वरब हो, अनिल देशमुख हो या नवाब मलिक हो। इस लिस्ट में आज के कुछ बागी विधायक भी है, जैसे प्रताप सरनाइक हो, यामिनी जाधव हो, अर्जुन खोतकर हो या एमपी भावना गवली हो। लिस्ट काफी लंबी है। साथ में उद्धव ठाकरे के रिलेटिव्स को भी ईडी के शिकंजे में लिया जाता है। 2-2.5 साल में यह 100% की लड़ाई चालू रहती है। इस पॉलिटिकल लड़ाई के बावजूद भी उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में कोविड-19 के ऊपर सेटिस्फैक्टरी काम कर रही थी। इनके काम को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अप्रिशिएट किया जाता है। बीजेपी द्वारा उठाए गए हर एक सवाल को उद्धव ठाकरे जवाब देते हैं और जवाब के साथ ही बीजेपी के ऊपर कुछ नए सवाल खड़े कर देते हैं। जैसे कि अगर हमने सत्ता के लिए हिंदुत्व छोड़ा है तो अपने कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर क्या किया था। उसमें कोविड-19 का अनप्लान लॉकडाउन हो या वैक्सीनेशन का प्लानिंग हो या सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज हो, ऐसे सारे सवालों बीजेपी के सामने खड़े कर देते हैं। लेकिन इस सियासी गर्मागर्मी में कुछ तो चल रहा था जो बीजेपी सरकार बिगाड़ने में कर रही थी।
इसके संकेत हमें 2020 में महाराष्ट्र के असेंबली के अर्थसंकल्पीय सेशन से मिलते हैं। बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार कहते हैं कि मध्य प्रदेश जैसा कोई ना कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र में भी होगा, आप खाली वेट करो। कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी बीजेपी द्वारा चल रही थी। इसका उदाहरण शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक जून 2021 को पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे को पब्लिक लेटर लिखते हैं और बीजेपी के साथ एडजस्ट करने की बात कहते हैं ताकि उनके नेताओं को जो सेंट्रल एजेंसियों द्वारा प्रॉब्लम हो रही है वह कम हो सके। शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनको बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए मदद करने को कहा है, नहीं तो उनको भी सेंट्रल एजेंसियों द्वारा टाइट किया जाएगा। इस सब से कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि इस घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है और इसकी प्लानिंग काफ़ी लंबी समय से की जा रही थी। इसकी पुष्टि खुद एकनाथ शिंदे ने भी अपने बागी विधायकों को बोलते हुए और महाराष्ट्र के असेंबली में अपने स्पीच में की थी। शिंदे ने महाराष्ट्र असेंबली में कहा उनके सरकार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है और इस पूरी घटनाक्रम के सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस है। तब देवेंद्र फडणवीस ने सब कुछ ओपन न करने की शिंदे को गुजारिश की थी। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी कहा था कि देवेंद्र फडणवीस काफी रात को वेषांतर करके एकनाथ शिंदे को मिलते थे। तो बीजेपी के नेता कितना भी कहे कि ये शिवसेना का अंदर का मामला है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी है, अब ये छुपा नहीं है। और एक चीज, इस बागी लोगों ने जो अपने टूर के लिए रूट चुना है, यानी सूरत, गुवाहाटी, गोवा, ये सारे बीजेपी शासित राज्य है और इनके साथ कुछ बीजेपी के विधायक भी पाए गए हैं। यानी कि प्लानिंग पुराना है, खाली एग्जीक्यूशन 20 जून 2022 को स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ एक सवाल आता है कि एकनाथ शिंदे ही क्यों? एक तो एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायक दल के नेता थे और जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही थी तब एकनाथ शिंदे सीएम पद के रेस में थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे का नाम आगे आता है तो उनका नाम पीछे पड़ जाता है। कहा जाता है कि एकनाथ शिंदे तब से नाराज थे। तो अब कहानी चालू होती है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन लोटस। 10 जून 2022 को महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीट के इलेक्शन हो जाते हैं। इसमें पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी का थर्ड कैंडिडेट जीतता है और इधर महाविकास आघाड़ी के हर एक पार्टी ज्यादा वोट लेती है और इसमें शिवसेना का दूसरा कैंडिडेट हार जाता है। इससे पता चलता है कि महाविकास आघाड़ी के खेमे में ऑल इज वेल नहीं है। इसके बाद 20 जून 2022 को महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधानसभा के 10 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। इसमें भी बीजेपी को काफी अच्छी जीत मिलती है। इससे पता चलता है कि विधान परिषद के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हो चुकी है और इसका नतीजा ये होता है कि महाविकास आघाड़ी के एक कैंडिडेट को हार मिलती है। जून 2022 को सीएम उद्धव ठाकरे विधान परिषद के चुनाव को नतीजे को लेकर एक मीटिंग कॉल करते हैं। तब पता चलता है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के कुछ विधायकों को लेकर कल रात से ही नॉट रीचेबल है। उसी रात उनको रोकने की काफी कोशिशें की जाती है। गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पर नाकाबंदी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह सूरत पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। उसी दिन कैलाश पाटिल जो उस्मानाबाद से शिवसेना के एमएलए हैं, वो वहां से निकल जाते हैं और मातोश्री पहुंच जाते हैं और शिंदे कैंप पर उन्हें जबरदस्ती ले जाने के आरोप लगाते हैं। सेम डे एकनाथ शिंदे प्रेस में ये कहते हैं कि वो सत्ता के लिए बाला साहब के विचार और हिंदुत्व के साथ कोई छेड़छानी नहीं करेंगे। इसी राजनीतिक उल्टापालट के बीच कांग्रेस श्री कमलनाथ जी को महाराष्ट्र के ऑब्जर्वर की तरह अपॉइंट करता है। 22 जून 2022 को पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं। इधर शिवसेना डिप्टी स्पीकर श्री नरहरी झिरवल को विधायक दल का नेता बदलने का लेटर दे देती है। उसी दिन शिवसेना के विधायक श्री नितिन देशमुख गुवाहाटी से निकलकर महाराष्ट्र होते हैं और शिंदे कैंप पर उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट करने के आरोप लगाते हैं। इधर गुवाहाटी में शिंदे कैंप भारत गोगावले को चीफ ऑफ व्हिप डिक्लेयर करती है और पहले चीफ ऑफ व्हिप सुनील प्रभु के व्हिप को इलीगल बताते हुए नकारती है। साथ में उनके पास 40 विधायकों का समर्थन होने का दावा करती है। उसी दिन रात को कोविड पॉजिटिव होते हुए भी उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया से लोगों को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि वह पार्टी चीफ और सीएम दोनों पद छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन यह सब बात बागी लोग मेरे सामने आकर कहे। पब्लिक एड्रेस में उद्धव ठाकरे वर्षा छोड़ने का ऐलान भी करते हैं, जो कि महाराष्ट्र के सीएम का ऑफिशियल रेसिडेंस है। उनके स्पीच के बाद महाराष्ट्र में काफी इमोशनल माहौल तैयार हो जाता है।
इधर एनसीपी और कांग्रेस अपना समर्थन उद्धव ठाकरे को एंड तक देने का ऐलान करती है। तो उसी दिन शिवसेना के और 4 विधायक गुवाहाटी जाकर शिंदे कैंप को मिलते हैं। तो एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को इस अननेचुरल अलायंस से बाहर निकलकर आना चाहिए। 23 जून 2022 को शिंदे डेप्यूटी स्पीकर को लिखते हैं कि वह अभी शिवसेना के विधायक दल के नेता हैं और उन्हें 16 विधायक इस पद से निकाल नहीं सकते। उसी दिन शिवसेना के और 3 विधायक गुवाहाटी जाकर शिंदे कैंप को मिलते हैं। इसी दिन पहली बार गुवाहाटी से सभी एमएलए वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं और इधर महाराष्ट्र में शिवसेना हमारे एमएलए किडनैप हो गए हैं ऐसा आरोप लगाती है। 24 जून 2022 को भाजपा इस पूरे मामले में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऐसा कहती है। उसी दिन को 2 इंडिपेंडेंट एमएलए और 34 एमएलए के साइन के साथ डिप्टी स्पीकर पर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट की जाती है। उसी दिन डिप्टी स्पीकर उस एप्लीकेशन को अनवेरिफाइड सोर्स से प्राप्त होने का कारण बताते हुए रिजेक्ट कर देते हैं। 25 जून 2022 को डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दे देते हैं। उसी दिन इधर शिवसेना के नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग होती है और वह इस बगावत की निंदा करते हुए उद्धव ठाकरे के साथ खड़े होने का ऐलान करते हैं। इधर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को शिवसेना के कैडर का काफी समर्थन मिलता है और बागी लोगों के पुतले फूकना, ऑफिस तोड़ना ऐसा घटनाक्रम चालू होता है। 26 जून 2022 को एकनाथ शिंदे डिप्टी स्पीकर के डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। उसी दिन खबर आती है कि महाराष्ट्र के गवर्नर जो कि कोविड-19 पॉजिटिव थे वो ठीक होकर राजभवन पहुंचे। खबर दूसरी ये भी आती है कि शिवसेना के नेता और मिनिस्टर उदय सामंत शिंदे गुट में शामिल हुए। 27 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों को 12 जुलाई तक अपनी बात रखने का मौका देते हुए शिंदे कैंप को इंटरिम रिलीफ दे देती है। साथ में कोर्ट डिप्टी स्पीकर को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ एफिडेविट ले लेती है। उसी दिन उद्धव ठाकरे अपने बागी मंत्रियों का चार्ज दूसरे मिनिस्टर को सौंपते हैं। 28 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की टीम राज्यपाल को जाकर मिलती है और महाविकास आघाड़ी को बहुमत सिद्ध करने का राज्यपाल को लेटर दे देती है। उसी लेटर में शिवसेना के 39 एमएलए का महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट न होने का वो जिक्र करते हैं। भाजपा के इस लेटर के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री के बिना सलाह मेजॉरिटी प्रूव करने के ऑर्डर सरकार को दे देते हैं। एकनाथ शिंदे उसी दिन मुंबई में जल्द आने का ऐलान कर देते हैं। तो शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को आकर मिलने की अपील करते हैं। 29 जून 2022 को शिवसेना राज्यपाल के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के आदेश पर स्टे देने से मना करता है। इधर महाविकास आघाड़ी अपने लास्ट कैबिनेट मीटिंग में औरंगाबाद का नामांकन संभाजीनगर करती है और उस्मानाबाद का नामांकन धाराशिव किया जाता है और हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की जाती है। उसी दिन बागी विधायक गुवाहाटी में कामाख्या देवी के दर्शन लेकर गोवा पहुंचते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद रात को उद्धव ठाकरे सोशल मीडिया से पब्लिक एड्रेस करते हैं और अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। कोर्ट के डिसीजन और उद्धव ठाकरे के रिजाइन के बाद बीजेपी के विधायक दल के मीटिंग में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उत्सव मनाया जाता है। 30 जून 2022 को शिंदे मुंबई पहुंचते हैं। फडणवीस और बीजेपी के लीडरों के साथ मीटिंग करते हैं और गवर्नमेंट बनाने का क्लेम करते हैं। उसी दिन देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को सीएम कैंडिडेट घोषित करते हुए खुद सत्ता में शामिल न होने का ऐलान करते हैं, लेकिन बीजेपी सत्ता में शामिल होगी ये कहते हैं। और उसी दिन एक ट्विस्ट और आ जाता है कि एकनाथ शिंदे सीएम बन जाते हैं और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय नेतृत्व डेप्यूटी सीएम की शपथ लेने को मना कर लेती है। और इसी तरह एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बनते हैं और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना पड़ता है। सरकार तो बन गई, लेकिन आज भी इस सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस पेंडिंग है। ये सरकार इलीगल है या लीगल, इसका फैसला आने वाले दिन में सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा।